हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सेकेंड बुक स्टार्ट की है मैकेनिक्स। उसका यूनिट नंबर 2 चल रहा है और ऐसे देखा जाए तो ये यूनिट नंबर 6 है। इसके पहले की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आज उसकी चौथी क्लास है। अगर आपने इसके पहले के 3 क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा कर के भी देख सकते हैं। नहीं तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए और उसमें अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। मैं आप लोगों को मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ, तो पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स मेरे चैनल पे मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैटनरी एंड कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा कैटनरी और कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा, इसके मत कीजिएगा। इससे बाहर आप लोगों के एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। मैं आप लोगों को सारे यूनिट डिटेल में कराऊंगी, सारे यूनिट के लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ कराऊंगी। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कैटनरी पढ़ने से पहले हमें फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग पता होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी जा कर के हम कैटनरी को समझ पाएंगे। ठीक, तो एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग क्या होता है? मान लीजिए कोई एक धागा ही समझ लीजिए या कोई रस्सी ही समझ लीजिए, तो वो फ्लेक्सिबल कब रहेगी? वो फ्लेक्सिबल तब रहेगी जब उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो। ठीक, तो वहीं कहीं से मुड़ी ना हो। देखिए, अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और इस पॉइंट तक ले आते हैं, तो ये जो रस्सी, जैसे हमने रस्सी ली, एक पॉइंट में ली, दूसरे पॉइंट पे ली और ये हमारी ऐसे हैंग कर रही है। ठीक, तो ये हमारी एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग कहलाएगी। वहीं हमने दूसरी रस्सी ली जिसमें बीच में गांठ थी और हमने ऐसे ली, तो ये हमारी स्ट्रिंग बिल्कुल भी नहीं कहलाएगी। ठीक, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग नहीं कहलाएगी, स्ट्रिंग कहला सकती है। सबसे पहले इसको समझना इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि कैटनरी में इसी का यूज़ होने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले इसका फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग के डेफिनेशन को समझते हैं। तो लिखेंगे ऑल दोज, पहले लिखवा देती हूँ फिर मैं अच्छे से समझाऊंगी। लिखेंगे ऑल दोज स्ट्रिंग, ऐसी स्ट्रिंग विच ऑफर नो रेजिस्टेंस टू बीइंग bent at any point are called flexible string। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग इसमें कह रहा है ऑल दोज स्ट्रिंग विच ऑफर नो रेजिस्टेंस, ऐसी स्ट्रिंग जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, कोई भी बाधा ना हो। जैसे कि हमने इस स्ट्रिंग में देखा तो ये गांठ पड़ी हुई थी, तो ऐसी स्ट्रिंग में जिसमें कोई रेजिस्टेंस हो तो वो हमारी फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग कहलाती नहीं है। टू बीइंग बेंट एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। ऐसी स्ट्रिंग जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो, कहीं पर भी बेंड ना हो रहा हो, तो उसी स्ट्रिंग को फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग कहते हैं। अब हमने कैटनरी में फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग इसलिए पढ़ा क्योंकि इसका काम होने वाला है। जैसे एक बार मैं आप लोगों को कैटनरी अच्छे से समझा देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को इसके डेफिनेशन लिखवाऊंगी जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा इसमें कैटनरी, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी कैटनरी। ये कैटनरी क्या होता है? देखिए, अगर हम मान लेते एक ये वॉल मान लेते हैं और एक ये वॉल मान लेते हैं, अब यही फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग को हमने इस वॉल, दो वॉल के सपोर्ट पे लगा दिया, तो यही जो पूरा का पूरा सिस्टम हमारे पास बन करके आता है, इसी को कैटनरी कहते हैं। जैसे कि आप लोग बचपन में झूला डालते थे ना, कहाँ पर झूला डालते थे? कभी दरवाजे पे डालते थे, कभी आंगन में डालते थे। तो जैसे कि हमने मान लो दरवाजे पे डाला, या मान लो कि पेड़ पे ही झूला पड़ता था ना, तो क्या होता था कि एक ये डाल रहती थी, दरवाजे ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। एक ये, एक साइड का ये दरवाजे का है, एक साइड का ये दरवाजे का है, और हमने ये ऐसे झूला को डाल दिया, तो ये जो पॉइंट रहती है यहीं पर तो हम लोग गांठ लगाते हैं ना, फिक्स करते हैं, और नीचे वाला तो हैंग कर रहा होता है। तो ऐसा फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग किस पे होनी चाहिए? दो सपोर्ट के द्वारा होनी चाहिए, दो पॉइंट पे होनी चाहिए, और अंदर द ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी क्या ऊपर से नीचे ही तो लग रही है, तो ऐसे में ये हमारा कैटनरी कहलाता है। तो मैंने आप लोगों को हिंदी में समझा दिया, अब मैं आप लोगों को इंग्लिश में लिखवाती हूँ। ठीक, तो लिखिएगा
मैं आप लोगों को बोथ लैंग्वेजेस में पढ़ाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए और आप लोग जितना अच्छे से समझेंगे उतने अच्छे से लिख पाएंगे। तो लिखेंगे व्हेन अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब कहीं पर भी इसकी ये जो वेलोसिटी ये चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक। व्हेन अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, या कह सकते हो चेन स्ट्रिंग भी कहीं दिया गया हो, चेन भी दिया गया हो, तब भी आप लोग यही समझेंगे, स्ट्रिंग हो गया, चेन हो गया, ठीक। तो लिखेंगे व्हेन अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग और चेन हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, मैंने बताया ना इसमें ग्रेविटी लग रही हो, अंडर ग्रेविटी बिटवीन टू पॉइंट्स, आप लोग बिटवीन पूरा लिखिएगा, BETWEEN, बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स, नॉट इन, नॉट इन द सेम वर्टिकल, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन द कर्व इन विच, क्या, द कर्व इन विच इट हैंग्स, इट हैंग्स कॉल्ड कैटनरी, कॉल्ड कैटनरी। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग या कह सकते हो चैन जो कि हैंग कर रही है फ्रीली अंडर ग्रेविटी, जो कि मतलब ऐसे हैंग कर रही है बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच में, इन द सेम वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है ये सेम होनी चाहिए, ठीक। तो ऐसे कर्व जो हैंग कर रहा होता है उसको कैटनरी कहते हैं, और ये वाला डायग्राम ज़रूर बना लीजिएगा। और ये क्या होता है, ये और ये दो सपोर्ट्स होते हैं, या कह सकते हो टू पॉइंट्स भी होते हैं, टू सपोर्ट लिख लीजिएगा इसमें, टू सपोर्ट्स होते हैं जिसके द्वारा ही तो हैंग हो रहा होता है, और ये जो हैंग हो रहा होता है इसको स्ट्रिंग या चेन भी कहते हैं, ठीक। और ये पूरे के पूरे सिस्टम को कैटनरी कहते हैं। आप लोगों के एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछा जाती है तो सेम टू सेम डेफिनेशन लिखिएगा। एक और डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, अगर आप लोगों को वो इजी लगे तो आप लोग वो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को मतलब तो सेम ही समझाया ना। तो लिखेंगे द कर्व, एक डेफिनेशन और भी लिख लीजिए ताकि अगर भूल जाते हैं तो ये डेफिनेशन याद रहे, तो वो भी लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को हर एक तरीके से पढ़ाऊंगी। थोड़ा सा मेरी आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब गले में दिक्कत है, तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, तो लेकिन आप लोग को पढ़ाना इम्पॉर्टेंट है, तो डेली क्लासेस होंगी, ठीक। द कर्व डिस्क्राइब, और आप लोगों को जो भी अच्छा लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करिए। मैं आप लोगों को बहुत मेहनत से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रही हूँ, ठीक। तो इसमें लिखेंगे द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय अ यूनिफॉर्म चेन हैंगिंग फ्रॉम टू सपोर्ट्स in a uniform gravitational field is called a catenary। इसमें क्या कहा गया कि जो कर्व हो रहा है डिस्क्राइब बाय है यूनिफॉर्म चैन, जो चेन होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, वही तो मैंने अभी बताया ना। हैंगिंग फ्रॉम टू सपोर्ट, दो सपोर्ट से हैंग हो रहा होना चाहिए, लटक रहा होना चाहिए। इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन फील्ड, मतलब उसमें भी ग्रेविटेशन फील्ड या ग्रेविटी लग रही हो, ठीक। तो इसी को कहते हैं कैटनरी। अब हम लोग एक और टर्म इसमें आता है कि यूनिफॉर्म कह सकते हो या कॉमन कैटनरी क्या होते हैं, उसकी भी डेफिनेशन आप लोगों से पूछी जाती है। उसमें क्या होता है कि जो वेट पर यूनिट लेंथ पे जो स्ट्रिंग है वो सपोर्टेबल होनी चाहिए, हैंग होनी चाहिए, तो वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसी जो सिस्टम पूरा बन के आता है उसको यूनिफॉर्म और कॉमन कैटनरी कहते हैं। कैटनरी समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया, यूनिफॉर्म या कॉमन कैटनरी। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, a यूनिफॉर्म और कॉमन कैटनरी, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, इफ द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द सस्पेंडेड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग और chain is constant, then the catenary
is called the uniform or common catenary। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इफ द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द सस्पेंडेड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग और चेन इज कांस्टेंट। देखिए मतलब जो उसका वेट है और उसका लेंथ है उसकी वैल्यू जो आनी चाहिए, जो स्ट्रिंग है वो हैंग हो रही है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसे जो कैटनरी बन के आता है उसको यूनिफॉर्म और कॉमन कैटनरी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, इसीलिए मैंने आप लोगों को इसकी डेफिनेशन भी करा दी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन आप लोगों के लॉन्ग में पूछा जाएगा। ठीक, तो इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले लिख लीजिए इम्पॉर्टेंट। ठीक, लिखेंगे कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो क्या हेडिंग पड़ेगी, कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ठीक, तो सबसे पहले इसको अच्छे समझ लेते हैं। ठीक, वो क्या कहता है, देखिए मैंने क्या बताया, हमें कैटनरी निकालनी है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की। मतलब कोई एक चेन को दो पॉइंट्स के बीच में लटका दिया जाएगा तो उसका कुछ वेट होगा, ये कह सकते हो कुछ मास होगा उसका, हर एक पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है। तो उस पर टेंशन भी फोर्स लगेगा, और जब वो स्ट्रिंग पे लग रहा होगा तो उसकी यूनिफॉर्म पे देखा जाएगा कैसे वो निकलेगा। मैं समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और हमने ये कैटनरी बना दी। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे मास m1 है, इस पॉइंट पे मास m2 है, इस पॉइंट पे मास m3 है। तो अब इसको देखिए कि जो मास है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अलग अलग जो यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है, हमारा टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा ये यहाँ एक टाइम पे मास हमारे m1 था, एक टाइम पे m2 था, एक टाइम पे m3 था। तो टाइम के अकॉर्डिंग भी तो चेंज हो रहा है ना, तो इसमें टेंशन लगेगा। अब यहाँ पर देखिए टेंशन, स्ट्रिंग में क्या लगता है, हमेशा टेंशन फोर्स लगता है। और तो मान लीजिए कि जो मास है, मान m1 है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन 1 के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर दूसरा टेंशन लग रहा होगा, यहाँ दूसरा टेंशन लग रहा होगा, यहाँ तीसरा टेंशन लग रहा होगा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे इफ अ हैवी चेन सस्पेंडेड फ्रॉम 2 points in such that its mass at each point is proportional to tension at that point, then the form of the curve in which this string hangs is called catenary of uniform strength इसमें क्या कह रहा है, इफ़ अ हैवी चेन सस्पेंडेड फ्रॉम 2 points। मान लेते हैं ये जो चेन थी बहुत ही ज़्यादा हैवी थी, जो कि 2 पॉइंट्स के बीच में लटकाई गई है। इन सच डैट इट्स मास एट ईच पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द टेंशन, कि जो उसका मास होगा हर एक पॉइंट पे वो टेंशन के प्रोपोर्शनल होगा। कि यहाँ दूसरा टेंशन लग रहा है, जितना ज़्यादा टेंशन होगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा टेंशन लगेगा। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पर मास बहुत ही ज़्यादा था तो टेंशन बहुत ही ज़्यादा लगेगा और लटक जाएगा। यहाँ मास कम था तो ऊपर ही रहेगा, यहाँ मास ज़्यादा था फिर लटक आएगा। ठीक, तो वही कह रहा है कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा टेंशन होगा, इसीलिए दोनों प्रोपोर्शनल है एट दैट पॉइंट पे। देन द फॉर्म ऑफ द कर्व इन विच द स्ट्रिंग हैंग, इस फॉर्म में जो कर्व में स्ट्रिंग हैंग कर रही होती है उसी को कहते हैं कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। इसका जो जनरल इक्वेशन होता है इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रिंग के लिए, कह सकते हो कि जब हमारे पास कांस्टेंट हो या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो तो उसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे जनरल इक्वेशंस ऑफ equilibrium of a string r, वो क्या होता है, d/ds
ब्रैकेट में टेंशन लग रहा होगा और डी एक्स अपॉन डी एस प्लस एम कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और दूसरी इक्वेशन बनेगी डी बाई डी एस टी वाई एक्सिस के अलॉन्ग डी एस प्लस एम y इज इक्वल टू 0। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा, जो टेंशन उस पॉइंट पे लग रहा होगा प्लस उस पर मास में एक्स एक्सिस में फिर वाई एक्सिस में भी इसका निकाला जाएगा। तो ये जनरल इक्वेशन होती है इक्विलिब्रियम की, जब किसी स्ट्रिंग पे लग रहा होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम मान लेते हैं जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो पूरी की पूरी 0 है और वाई एक्सिस में ग्रेविटेशन ही तो लग रहा है। कहाँ एक्स एक्सिस में ज़मीन पे रखी गई है, ग्रेविटेशन ही तो लग रहा है वाई एक्सिस पे। और हमने देखा कि अब जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेंशन के, तो हम यहाँ से उसकी वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हेयर x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा और y पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ लग रहा है, इसीलिए माइनस जी होगा। और हमने देखा कि जो मास है वो टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मास, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक लैम्डा कांस्टेंट आएगा और ये हमारे पास टी आ जाएगा। इसका आगे यूज़ होने वाला है। ठीक, अब सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू को, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, डी बाई डी एस टी डी एक्स बाई डी एस इज इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा। आगे देखते हैं, इसमें लिखते हैं, इसमें जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बचेगा डी बाई डी एस ब्रैकेट में टी डी एक्स बाई डी एस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ये नीचे डिफ्रेंशिएशन, इसको इधर ले आएंगे तो ये d हो जाएगा और ये टी डी एस बाई डी एस इज इक्वल टू, इसके इक्वल ले आएंगे तो 0 इंटू डी एस हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ पर सिर्फ डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी एस का बनेगा इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक, तो लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारा टी हो जाएगा और ये डी एक्स बाई डी एस हो जाएगा। और मान लेते हैं हम इसको के इक्वल लिख लेते हैं। ठीक, इसको से कह दिया हमने, मान लिया कि टी डी एस बाई डी एस किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। ठीक, अभी हमने सेकेंड इक्वेशन जो देखी थी, क्या थी सेकेंड इक्वेशन, डी एस बाई डी एल टी डी वाई बाई डी एस प्लस एम वाई इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या लिया था, वाई की जगह पे क्या लिया था, ये माइनस जी लिया था ना। तो अब इस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो आगे इसमें लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड तो क्या आएगा, डी बाई डी एस आएगा और टी डी वाई बाई डी एस आएगा। और जब माइनस जी रखेंगे तो जो उसमें क्या था, प्लस एम वाई था। ठीक, तो मास हमारा जो होगा वो उसमें नहीं लग रहा होगा। ठीक, क्योंकि जो प्रोपोर्शनल, और हमने देखिए अभी क्या निकाला है, मास की जगह पे क्या आया था, मास की जगह पे हमने निकाला लैम्डा टी। तो जहाँ पर एम है इसकी जगह पे लैम्डा टी रख देते हैं और क्या रखेंगे, वाई की जगह पे, मतलब ये इसकी जगह पे माइनस जी रख देंगे। तो क्या आएगा, ये माइनस का जी तो है, माइनस लैम्डा टी और जी आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा टी जी इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई डी एक्स, ऊपर मैंने मल्टीप्लाई और नीचे भी डिवाइड कर देंगे डी एक्स से। और ये क्या है, डी बाई डी एस और ये है टी डी वाई बाई डी एस, इसको इधर ले आएंगे तो ये लैम्डा और टी जी हो जाएगा। अभी मल्टीप्लाई डिवाइड क्योंकि है अभी बताती हूँ। देखिए अब इसको जो डी एक्स वाला टर्म है, एक तो पहले डी के साथ लिख लेंगे, डी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, और दूसरा वाला जो टर्म है इसको अंदर ले जाएंगे, तो अंदर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा टी और ये ऊपर का जो डी एक्स है डी एक्स और नीचे का डी एस। ठीक, फिर क्या बचा, ऊपर का डी वाई और नीचे का डी एक्स बचा इज इक्वल टू लैम्डा टी जेड। एक डी एक्स को हमने नीचे वाला नीचे रहने दिया, अंदर जो ऊपर वाला था इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया डी एस के साथ। फिर उसके बाद देखिए, और हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टी जो डी एक्स बाई डी एस है वो हमने के इक्वल माना कि नहीं माना। तो अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई बाई डी वाई का। ठीक, एक्स एक्सिस में है ये, तो ये टी डी एक्स बाई डी एस इंटू डी वाई बाई डी वाई का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारे के इक्वल है। तो ये आ जाएगा हमारा टी डी एक्स बाई डी वाई और इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एस भी, तो इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये भी हमारा के इक्वल हो जाएगा।
तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो टी डी वाई बाई डी एस है वो भी हमारा के इक्वल है, और डी वाई बाई डी एक्स भी हमारा के इक्वल है। ठीक, तो यहाँ से हमें ये जो वैल्यू मिली है यहाँ से, इसको हम इसमें रख देते हैं। तो इसमें जब रखेंगे तो जो टी डी वाई बाई डी एस है, टी डी वाई बाई डी एस, इसकी जगह पे हम के रख सकते हैं और डी एस बाई डी एक्स को एज इट इज लिख देंगे। ठीक, तो आगे इसमें लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा डी, दिख रहा है आप लोगों को, डी अपॉन डी एक्स, ये क्या आ जाएगा के डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या बचा था, डी एक्स बाई डी एस बचा था, और इधर क्या था, लैम्डा टी जे हो जाएगा। यहाँ से देखिए डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा बचेगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये के आ जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और इज इक्वल टू लैम्डा टी जेड। और इधर जो आ जाएगा, एक देखिए यहाँ पर एक चीज़ और छूट रही है, डी बाई डी एस में मैंने इधर तो मल्टीप्लाई कर मतलब आ गया था, लेकिन इधर भी जो हमारा डी बाई डी एस है ये आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा डी एस बाई डी एस। ठीक, इतना ही यहीं पर करना है और कुछ नहीं करना है। फिर ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा के, और ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर कांस्टेंट तो है ही है, तो इधर भी तो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी जा करके वो हमारा लैम्डा की जगह अगर हम कांस्टेंट के ही ले लेते हैं, तो ये कांस्टेंट ले लिया, के ले लिया, और ये लैम्डा हमारे जी हो गए, क्योंकि हमने एक कांस्टेंट ही तो माना था। अगर हम के कांस्टेंट मान लेते तब भी तो हमारा सॉल्व हो जाता ना। तो अगर हमने कैंसल आउट करने के लिए इस तरीके से किया हुआ है, क्योंकि देखिए अभी के से ये के कैंसल आउट हो जाएगा, तो पहले इसको बाहर कर लेते हैं, ये के बाहर हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर वाई हो जाएगा, और ये डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर से के लैम्डा जी बचेगा, और ये क्या है, डी एस बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, जैसे कि हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन इसका हो रहा है, तो अगर हम कोई एंगल पे मान के चलते हैं, ठीक, अब यहाँ से और अच्छे समझिएगा, ये इतना समझिएगा। अगर हम कोई एक ट्राइंगल ले लेते हैं जिसमें कोई एक एंगल थीटा है, और ये जो बेस है हमारा ये डी एक्स है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमारा हाइपोटेनस है, तो इसमें से अगर हम कॉस थीटा लगाते हैं तो वो हमारा डी एक्स बाई डी एस आ जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं डी एक्स अपॉन डी एक्स की, अगर हमें इसको लगाना है तो ये हो जाएगा वन बाई कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, जिसको वन बाई कॉस थीटा क्या कहते हैं, सेक थीटा कहते हैं ना, और सेक थीटा हमारे किसके इक्वल होता है, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूले हैं, आप लोगों को यूज़ करने हैं इसमें। ठीक, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, डी एस बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा है, तो टैन की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स ही तो हो जाएगी, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो टैन होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हमें इसका भी स्क्वायर चाहिए, तो ये हमारा इसका भी स्क्वायर हो गया, सॉल्व करेंगे तो वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ठीक, क्योंकि हम डी एक्स अपॉन डी एक्स का भी होल स्क्वायर कर रहे हैं, सॉरी होल स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर ही कैंसिल आउट हो जाएगा ना, अंडर रूट, तो ये स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक, तो इतना आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है ये हमारा लैम्डा जी, और यहाँ पर जो डी एक्स बाई डी एक्स है इसका होल स्क्वायर चाहिए, तो इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू को रख देंगे। ठीक, तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा जी, और ब्रैकेट में वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये वाली वैल्यू को रख दिया। ठीक, तो अब इसको डबल डिफ्रेंशिएशन खोल देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ना डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन करके डबल डिफ्रेंशिएशन किया था वैसे स्प्लिट भी कर सकते हैं। ये आएगा लैम्डा जी, और ये आ जाएगा वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट। और अब देखिए यहाँ पर हम कुछ टर्म को मान लेते हैं, जैसे कि हम डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है, डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है, तो हम इसको पी मान लेते हैं। लेट P इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स को हमने P मान लिया। ठीक, तो ये इधर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा D और डी एक्स, इसको P माने हैं तो ये P हो जाएगा, कैपिटल P मान लो स्मॉल p मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मॉल ही p मान लेते हैं। ठीक, इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा लैम्डा जी, और ये क्या हो जाएगा वन प्लस इसकी जगह पे P, तो वन प्लस P का होल स्क्वायर। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, डी पी अपॉन, इसको अगर वन प्लस पी के स्क्वायर को नीचे ले आते हैं, एक साइड P वाले टर्म को कर लेते हैं और दूसरे साइड लैम्डा जी और डी एक्स को कर लेते हैं। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे और
कुछ जा करके हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग इसको ये वाले जो है इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो लिखेंगे आगे, थोड़ा सा लंबा ज़रूर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स p इज इक्वल टू लैम्डा जी एक्स प्लस, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट भी ऐड हो जाता है और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। फिर आगे लिखेंगे चूजिंग द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व एज origin and the tangent at origin as x-axis we obtain। देखिए इसमें क्या कह रहा है, हम लोग चूज करेंगे लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व का, जहाँ पर लोवेस्ट होगा ठीक ओरिजिन पे, एंड द टेंजेंट एट ओरिजिन जो होगा एक्स एक्सिस पे हमें क्या मिलेगा, वो हमारे एक्स एक्सिस पे जीरो हो जाएगा। और जो डी वाई बाई डी एक्स है वो हमारा पीक इक्वल है, और इसको टैन के फॉर्म में लेंगे तो ये हमने टैन इनवर्स निकाला था ना, अगर कोई और यहाँ पर टर्म होता तो मान लीजिए कि अल्फा भी हो सकता है, तो मान लेते फाई ही है। ठीक, हमारे पास कोई जो एंगल है वो फाई ही बन रहा है, तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो पी मान लेंगे, और जो फाई की वैल्यू है जब इसकी जगह पे रखेंगे ज़ीरो तो ये हमारे टैन ज़ीरो हो जाए, और टैन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक, अब ये वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी, या कह सकते हो टैन ज़ीरो की जो वैल्यू है वो पूरी पूरी ज़ीरो को इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। तो कहाँ कहाँ पे ज़ीरो रखना है, पी की जगह पे ज़ीरो रखना है, एक्स की जगह पे ज़ीरो रखना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑन पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स जीरो इज इक्वल टू लैम्डा जी, और ये जीरो हो जाएगा प्लस सी। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये भी जीरो ये भी जीरो, तो मतलब जीरो इज इक्वल टू सी, कांस्टेंट जो हमने ऐड किया था इंटीग्रेशन कांस्टेंट वो जीरो के इक्वल आ रहा है। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 है वो कैसा बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 में कांस्टेंट की जगह पे जीरो रख देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3, इसमें सी की जगह पे जीरो रख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा tan इनवर्स p इज इक्वल टू लैम्डा जी एक्स आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो p की वैल्यू है वो हम निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा tan लैम्डा जी एक्स हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमने p को ही तो डी वाई बाई डी एक्स माना था ना, तो इसको लिख सकते हैं tan लैम्डा जी एक्स लिख देंगे। ठीक, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan एक्स बाई ए। देखिए मैंने x बाई ए क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं लैम्डा जी को 1 बाई ए मान लेते हैं तो ये तो x तो था ही, तो लैम्डा जी की जगह हमने 1 बाई ए ही लिख लिया। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। ठीक, अब इसमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है, टैन क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। मान लो डी एक्स को इधर ले जाते हैं तो डी वाई इज इक्वल टू हमारा साइन एक्स बाई ए अपॉन कॉस एक्स बाई ए आ जाएगा, तो हमारा tan एक्स बाई हो जाएगा, और डी एक्स को इधर ले गए, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, सॉरी। ठीक, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, तो लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ए लॉग कॉस एक्स बाई ए प्लस c1, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमेशा लगाना रखिए। अब हमें क्या पुट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद हमें पुट करना है एक्स एक्सिस पे हमने क्या माना था, x इज इक्वल टू जीरो, और वाई एक्सिस पे भी जीरो मान लेते कि ओरिजिन है, और हम जानते हैं log 1 की जो वैल्यू होती है वो भी जीरो होती है। ठीक, तो ये सारी वैल्यू को रख देंगे तो हमारे पास जो c1 की वैल्यू आएगी वो भी हमारे पास जीरो आ जाएगी। अभी देखिए हमने कांस्टेंट निकाला था ना, तो वो भी जीरो आया था। अब जो फाइनल निकल के आता है, क्या निकल के आता है, यूनिफॉर्म कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, वो उसका जो मेन इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू माइनस ए लॉग कॉस एक्स बाई ए होता है। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर कॉस एक्स बाई ए के फॉर्म में ना दिया गया हो, बहुत जगह इस तरह से दिया जाता है, क्योंकि माइनस कॉस एक्स बाई ए को हम सेक एक्स बाई ए लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इक्वेशन नंबर 6 बना लीजिएगा। यही होता है कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, जिसके लिए हम लोग ने इतनी बड़ी डेरिवेशन की है। होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब ये यूनिट हो गई है कंप्लीट। मैंने मैकेनिक्स की 2 यूनिट करा दी है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, और ऐसे देखा जाए तो 5 और 6 यूनिट मैंने करा दी है। तो अगर आपने और भी लेक्चर्स को मिस आउट कर दिया है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, अपने नंबर से अकाउंट बनाइए, देन उसके बाद योर बीएससी गाइड सर्च कीजिए। नहीं मिलता है कमेंट करके पूछिए, लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। और इसकी सारी क्लासेस ले लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो भी बच्चा नया है, नहीं पता, तो मेरे चैनल पूरा कोर्स कराया जाएगा, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल जाएगी, आधा घंटा पहले ही मिल जाएगी। शाम को 6 बजे वीडियो आती है, तो आप लोगों को 5:30 बजे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो डेली क्लास को एक्टिव रहिए। मेरी तबीयत जितनी भी खराब रहे, लेकिन आप लोगों की क्लास डेली चलेगी, टेंशन मत लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, ठीक। तब तक के लिए नोट्स बना लीजिएगा, टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड कर, सॉरी, लिख लीजिएगा। नहीं तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया, रिपीट करके देखिए, ज़रूर में समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।